Okay, good afternoon, everyone. I am Dr. Chakshu. I tried running some tests further. My name is Dr. Chakshu. I am an assistant professor in Department of Laboratory. I am dealing with Chandola Homeopathic Medical College and Hospital in Rudurpur. So today we are going to discuss about how homeopathy helps in COVID-19 cases, that too especially mild COVID-19 cases. So firstly, we need to understand कि आप किसको बोलेंगे कि द पेशेंट इज माइल्ड कोविड-19, इसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर्स को समझने के लिए आपको दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि गाइडलाइंस, पहली बात तो गाइडलाइंस क्या है, व्हाट ऑल गाइडलाइंस हैव बीन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नंबर वन। एंड नंबर टू, जो पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। देखिए, अगर आप एक पेशेंट को डिक्लेयर करते हैं कि ही इज़ अ पेशेंट ऑफ माइल्ड कोविड-19, तो जो गाइडलाइन सेज दैट RT-PCR शुड कम पॉजिटिव, एंड RT-PCR के अंदर द CT वैल्यूज इट शुड बी लेस, मतलब इट शुड बी मोर देन 20। अगर 20 से ज़्यादा है, दैट मीन्स साइकिल थ्रेशोल्ड जो है वो 20 से ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हैं पेशेंट माइल्ड कोविड-19 का पेशेंट है। इसमें दूसरा जो पैरामीटर है दैट इज SpO2 लेवल्स। अगर आपके पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन अगर उसके SpO2 लेवल्स आर मेंटेन्ड अबव 94%, देन यू कैन से दैट द पेशेंट इज ऑफ माइल्ड कोविड-19। अब जो एक तीसरा पैरामीटर है दैट इज द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराते हैं, हम नॉर्मली एक्सरे कराते हैं, और जैसा कि शायद कल या परसों में जो एम्स के डायरेक्टर ने बोला था दैट वी शुड नॉट गो फॉर प्रॉम्प्ट CT स्कैन चेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी CT स्कैन चेस्ट करा लेते हैं। तो अगर आप एक केवल प्लेन एक्सरे करा रहे हैं पेशेंट का, और अगर उसके अंदर आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, न्यूमोनिया चेंजेस, बट दोज न्यूमोनिक चेंजेस आर माइल्ड न्यूमोनिक चेंजेस, और यू कैन से दैट दे आर जस्ट कंजेस्टिव चेंजेस, तो इस पैरामीटर के ऊपर भी आप बोल सकते हैं दैट द पेशेंट इज ऑफ माइल्ड कोविड-19। ये तो हो गई बात जब कि आपने कैसे डायग्नोज करा, कौन से पैरामीटर्स पे डायग्नोज करा। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, क्योंकि आप होम्योपैथी के ऊपर तभी बात कर सकते हैं जब व्हेन यू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर आपके घर में देर इज अ पेशेंट विच इज कोविड-19 पॉजिटिव, आपने टेस्टिंग करा ली है, इन्वेस्टिगेशन हो गए हैं, पैरामीटर्स के हिसाब से पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव हो गया है, तो व्हाट आर दोज थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सबसे पहले पेशेंट को आइसोलेट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। आइसोलेट करने के बाद पेशेंट को एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रखना है। आपके पास जो किट होनी चाहिए, उस किट के अंदर एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, एक थर्मामीटर होना चाहिए। इट कैन बी एन इंफ्रारेड, इट कैन बी अ नॉर्मल मर्करी थर्मामीटर, एंड इट कैन बी अ डिजिटल थर्मामीटर, कुछ भी हो सकता है। एक BP इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेजर द ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से ये किट आपके पास घर में होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पेशेंट कुछ गड़बड़ जो करता है, फॉर एग्जांपल SpO2 लेवल्स पेशेंट के फ्लक्चुएट करते हैं, तो आप अपने किट के अंदर एक नेबुलाइजर को ऐड कर सकते हैं। एंड फर्दर ऑन अगर पेशेंट परेशान करता है, अगर आप, तो आपको ऑक्सीजन टैंक आप रख सकते हैं घर के अंदर अलॉन्ग विद द कंप्लीट किट। बट थिंग्स डिपेंड फ्रॉम केस टू केस। तो ये मान के चलें कि मिनिमम आपको इतनी चीज़ें चाहिए। फिर उसके बाद आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सैनिटाइज एवरीथिंग। यू नीड प्रॉपर सैनिटाइजर्स। जो भी आपके मास्क हैं, दैट एवरी मास्क दैट शुड बी मतलब डिग्रेडेड आफ्टर 8 आवर्स ऑफ यूज़। और जब आप डिग्रेड कर रहे हैं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ उसको जो है सैनिटाइज करके तब आप उसे डिग्रेड कीजिए। वो बायोमेडिकल वेस्ट है, सो इट शुड बी डिग्रेडेड सेपरेटली। एंड जो भी लोग आ रहे हैं उसे कलेक्ट करने के लिए, दे शुड बी टोल्ड दैट इट्स अ बायोमेडिकल वेस्ट। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब नाउ नाउ कम्स द पार्ट ऑफ होम्योपैथी कि आप होम्योपैथी से माइल्ड केसेस को किस तरह डील करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिम्टम्स की। भाई अब सेकेंड वेरिएंट आ चुका है, सेकेंड वेव है, तो इट्स डिफरेंट वेरिएंट। यहाँ पर सिम्टम्स बहुत सारे आ रहे हैं, पहले भी जो सिम्टम्स थे वैसे ही सिम्टम्स है, पर थिंग्स आर चेंजिंग। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड होता है तो उसे अलग अलग केसेस में अलग अलग सिम्टम्स है। आई डील विद सिम्टम्स सेपरेटली। सबसे पहले क्या हो रहा है, मैक्सिमम पेशेंट्स को फीवर आ रहा है, इट्स अ हाई ग्रेड फीवर। नॉर्मल एंटीपायरेटिक्स लेने के बाद, यानी पैरासीटामोल 650 लेने के बाद भी पेशेंट का फीवर जल्दी उतर नहीं रहा है। दिस इज विद इन 24 आवर्स की आपने दवाइयाँ दी हैं 24 आवर्स के अंदर, लेकिन फीवर फिर भी पेशेंट का कंट्रोल में नहीं हो रहा है। उसके बाद लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि पेशेंट को आ रहा था। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस ड्राइनेस। अभी
इस सीजन के अंदर पेशेंट को ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, दैट इज ड्राइनेस ऑफ माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, नोज में ड्राइनेस हो जा रही है पेशेंट को, माउथ में ड्राइनेस हो जा रही है। इसके अलावा पेशेंट को जो यूरिन आउटपुट है पेशेंट का वो डिक्रीज हो रहा है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स भी हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर है पेशेंट की वो एक ड्राई स्टेट की पिक्चर हो रही है। साथ में पेशेंट की जो लिप्स है, लिप्स क्रैक्ड मिल रहे हैं बहुत सारे पेशेंट के अंदर। ये एक पर्सपेक्टिव था। अब दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि जैसे ही फीवर पेशेंट को आ रहा है तो विद इन 24 to 48 आवर्स पेशेंट को जो कोराइजा हो रहा है, दैट इज डिस्चार्जिंग कोराइजा, उसकी नोज नेजल डिस्चार्जेस शुरू हो जा रहे हैं, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन से डिस्चार्जेस हो रहे हैं, कफ जो आ रहा है, कफ रिफ्लक्स, उसमें भी खांसी जो आ रही है वो लूज कफ है, बलगम वाली खांसी है विद एक्सपेक्टोरेशन है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेन, बॉडी पेन, माइल्जिया पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट को जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके साथ में पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, लेथार्जी बहुत हो रही है। सो देर आर एन नंबर ऑफ सिम्टम्स जो कि एक माइल्ड कोविड-19 सिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर आपको मिलेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेजेस जा रहे हैं रिगार्डिंग स्पीडोस्पर्मा, रिगार्डिंग यूपिटोरियम परफोरेटम। इनफैक्ट आई रिसीव्ड अ मैसेज जिसमें कि मेडोराइनम तक की बात करी हुई थी, एंड हाल ही में एक डॉक्टर साहब ने तो लेकेसिस तक की बात कर दी थी। तो सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे केसेस में व्हाट शुड बी योर अप्रोच, आप किस तरह केसेस को अप्रोच करेंगे। तो चलिए अप्रोच के हिसाब से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया भाई पेशेंट है, पेशेंट ने आपसे बात करी, तो पेशेंट कब बात करेगा? क्या पेशेंट विद इन 24 आवर्स बात करेगा? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मैक्सिमम टाइम जब हम लोगों के पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो लगभग सेकेंड डे पे आ रहे हैं, फर्स्ट डे पे नहीं आ रहे हैं। अगर आपके पास फर्स्ट डे पे पेशेंट आता है तो जो सिम्टम्स होंगे दैट विल बी फीवर, दैट विल बी कोराइजा, दैट विल बी ड्राइनेस, इट मे और मे नॉट बी लॉस ऑफ स्मेल। तो ऐसे केसेस में आपको भी पता है द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ मेडिसिन इज एकोनाइट। अगर विद इन 24 आवर्स पेशेंट आपको रिसीव कर दे रहा है और आपको पता है, आपको लगता है कि ये कोविड-19 लाइक सिम्टम्स हैं, यू आर श्योर ऑफ दैट, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं भी लगता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स भी लगते हैं, एवरीबडी हैज स्टडीड मटीरिया मेडिका, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ ब्रिलियंट स्कॉलर, बट आई शुड से इफ यू हैव रेड मटीरिया मेडिका थ्रू एलेंस, यू नो दैट विद इन 24 आवर्स अगर पेशेंट को दिक्कत हो रही है ऐसे केसेस में जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, द मेडिसिन ऑफ चॉइस इज एकोनाइटम नेपिलस एंड वी शुड गो फॉर इट। और इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है वो सेकेंड डे आता है, तो सेकेंड डे पे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 24 घंटे हो चुके हैं, पेशेंट को फीवर आ रहा है और पेशेंट का फीवर प्रॉपर एंटीपायरेटिक्स जिथ्रोमाइसिन जो है, जो आपका पैरासीटामोल 650 है, वो पेशेंट ले रहा है और दिन में 3 बार ले रहा है, उसके बाद भी फीवर नहीं उतर रहा है। नाउ कम्स द रोल ऑफ होम्योपैथी कि आपको सबसे पहले फीवर के ऊपर काम करना है, क्योंकि अभी पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कोराइजा की सिम्टम्स आए हों। तो अगर ऐसे फीवरिश कंडीशंस होती हैं तो देर आर डिफरेंट सेट ऑफ रेमेडीज। कुछ लोग मदर टिंचर्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं, कुछ लोग बायोकेमिक्स पे प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन I would not say what is the ideal choice, but I would say yes, it's better to go for potencies. अगर आप decimal scale potencies choose कर रहे हैं तो proper medicines हैं आपके पास। For example, we have Brania alba, we have Arsenic album, we have Nux vomica, we have Pulsatilla as well, we have Natrum carb, we have Rustrox. तो we have a number of remedies to choose from अगर fever condition patient की आ रही है आपके पास तो। So if you summarize, तो अगर आपके सेकेंड डे में पेशेंट आपके पास आएगा तो द सिम्टम्स विल बी, आई डिक्टेट, नंबर 1 विल बी फीवर, इंटेंस हीट, बहुत ज़्यादा पेशेंट को फीवर रहेगा, उतरता नहीं है, कुछ पेशेंट्स में फ्लक्चुएटिंग ज़रूर होता है पर इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड कि एक हाई ग्रेड फीवर है। इसके बाद पेशेंट को ड्राइनेस हो भी सकती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, प्यास पेशेंट को लेकिन लगेगी बिकॉज देयर विल बी इंटेंस हीट, फीवर बहुत है तो पेशेंट को प्यास लगती है। अगर थर्स्टलेस है तो वील टेक डिफरेंट सिम्टम्स फॉर दैट, पर मैक्सिमम केसेस में थर्स्ट है इनिशियली सेकेंड डे पे। देन दे विल बी नोज कोराइजा डिस्चार्ज विद, और नॉर्मल सी बात है आज जो फर्स्ट डे है, क्योंकि आपने अगर एकोनाइट नहीं भी दी है पर फर्स्ट डे के बाद डिस्चार्जेस शुरू हो जाएंगे। देन देर विल बी ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, देन देर विल बी डिस्चार्जेस फ्रॉम द नोज। तो अगर आप ये सारे सिम्टम्स लेते हैं, एंड आई विल बी टेकिंग सिम्टम्स वेरी इजीली, फीवर, इंटेंस हीट,
then there will be dryness, there will be coryza, there will be weakness, there will be dryness of throat and there will be discharges from nose. अगर आप ये सारे symptoms लेते हैं तो medicines will be a number of remedies including arsenic album, nux vomica, bryonia, lyco, pulsatilla, mercosol, rustox, natrum carb, antium tart, ये सारे रेमेडीज आपको मिलते हैं. अब अगर आप थर्ड डे के ऊपर जाएंगे, मतलब बिटवीन सेकेंड डे 2.5 डे टू थर्ड डे और टू फोर्थ डे, तो यहाँ पर सेकेंड डे के बाद से ही लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल शुरू हो जाता है. अब जैसे ही पेशेंट को लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, वहीं उसकी एंजाइटी शुरू होती है. बिकॉज आज आप ये मान के चलें, एक लेमैन अगर है, उसे लग रहा है, थोड़ा सा एजुकेटेड है, तो ये मान के चलिए अगर हल्का सा भी लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल शुरू हो गया तो उसकी एंजाइटी फौरन शुरू हो जाएगी. रीज़न बीइंग कि उसे समझ में आ जाएगा कि भाई अब मेरे को कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं, एंड दिस विल बी द टाइम व्हेन ही विल गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस. तो अगर आपको लॉस ऑफ टेस्ट मिल गया पेशेंट में, लॉस ऑफ स्मेल मिल गई ऑन द थर्ड डे, साथ में आपको मिलेगा एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ. इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम मिलेगा, दैट इज द फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीजेस. तो जैसे ही आप इन सारे सिम्टम्स को लेते हैं, मीन्स लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, इंटेंस हीट फीवर, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीजेस, एंजाइटी, हेल्थ अबाउट, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स या फिर डिस्चार्जेस या नेजल डिस्चार्जेस, देन वीकनेस विद फीवर एंड देन थ्रोट ड्राइनेस या थ्रोट पेन. तो अब आपकी दवाइयाँ कौन सी हो गई? यू वोंट इमेजिन नाइट्रोम्यूर विल बी द हाईएस्ट ग्रेड रेमेडी. किसी ने सोचा था? बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मटीरिया मेडिका के हिसाब से केसेस में चल रहे हैं. तो आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट आई शुड से कि आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं. अब मैं आपको ऑप्शंस बता दे रहा हूँ. जब ऐसे सिम्टम्स आपको मिलेंगे ऑन द थर्ड डे ऑफ द पेशेंट, जब आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया है, तो इट विल बी नाइट्रोम्यूरेटिकम इन द टॉप, then it will be phosphorus, then arsenic, then nux vomica, then bryonia, silicia, sulfur, pulsatilla, mercosol, rustox and natrum carb. तो अगर आप टॉप मोस्ट रेमेडीज इन सिम्टम्स पे देखेंगे तो आप विश्वास नहीं मानेंगे. इट विल बी नाइट्रोम्यूर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, पल्सेटिला एंड नक्स वोमिका, एंड देन विल कम ब्रायनिया. तो टॉप 5 रेमेडीज आपके पास आ चुकी हैं कि नाइट्रोम्यूर हो गई, फॉस्फोरस हो गई, आर्सेनिक हो गई, पल्सेटिला हो गई, नक्स वोमिका हो गई और ब्रायनिया हो गई. टॉप 5-6 रेमेडीज आपके पास आ गई इन सारे सिम्टम्स पे. और यहाँ पर अगर आप इनमें से एक रेमेडी अपने पेशेंट को देते हैं एज पर हिज सिम्टम्स, तो यू विल गेट रिजल्ट्स. परेशानी क्या हो रही है, हम लोग हैफेजर्ड होके मदर टिंचर्स के ऊपर चले जा रहे हैं कि हम मदर टिंचर्स दे रहे हैं, टीनोस्पोरा दे रहे हैं, स्वर्शिया चिराता दे रहे हैं, जस्टिशिया दे रहे हैं, बैप्टीसिया दे रहे हैं, चिनीशिया दे रहे हैं. कुछ बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा कि वो यूकलिप्टस भी पेशेंट्स के ऊपर दे रहे हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत प्रिस्क्रिप्शन है, बट अगर आप एक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो आप अपने पेशेंट को, जो माइल्ड कोविड-19 का पेशेंट है, वो इन्हीं दवाइयों से इम्प्रूव हो जाएगा. जो टॉप 6 रेमेडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग नाइट्रोम्यूर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, पल्सेटिला, नक्स वोमिका, ब्रायनिया, ये 6 दवाइयों में आपका पेशेंट कवर अप होने लग जाएगा. अब हम बात करते हैं, अब जब सेकेंड डे हो गया, सेकेंड डे के बाद पेशेंट को लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल आ गया, पेशेंट फॉरन रश करेगा टू गो फॉर RT-PCR या फॉर एंटीजन. Antigen may or may not come positive, mind it, but RT-PCR may come positive. अब यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसने वैक्सीन ले ली है. सपोज करिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपके पेशेंट में सिम्टम्स हैं लेकिन अगर पेशेंट का वैक्सीनेशन हो चुका है, RT-PCR will come positive only when the vaccination has been done about 14 days ago. अगर 14 दिन पहले वैक्सीनेशन हुआ है, अब RT-PCR कराएंगे, पॉजिटिव आ जाएगा पेशेंट का, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पेशेंट कोविड पॉजिटिव नहीं है. आपका पेशेंट कोविड पॉजिटिव निश्चित तौर पर है, पर जो RT-PCR है, दिस विल बी फॉल्स RT-PCR पॉजिटिव. माइंड इट, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. इसी वजह से जो द एम्स के डायरेक्टर जो थे, उन्होंने कल या परसों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ही हैज सेड नॉट टू रिलाई ऑन RT-PCR. इसका रीजन सबसे बड़ा यही है, बिकॉज मैनी पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड नाउ.
तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है, सिम्टम्स सारे वही मिल रहे हैं, आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव आ रहा है, पर पेशेंट क्योंकि वैक्सीनेट हो चुका है तो अभी एंटीबॉडीज पेशेंट की बॉडी में नहीं बनी है। तो आइडियल गाइडलाइन से कि आफ्टर वैक्सीनेशन 21 डेज के बाद पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, अभी एंटीबॉडीज उसकी प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं है एंड ही हैज़ गॉट द इन्फेक्शन। तो इसका मतलब अब पेशेंट कैरियर बन सकता है। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर चॉइस ऑफ रेमेडी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो यू विल गेट रिजल्ट्स। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो लोग टिंचर्स के ऊपर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आई वुड से आपको सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट मिलेगा अनडाउटली। और प्रॉपर प्रॉब्लम यह है कि जो पेशेंट का कैरियर स्टेट है ना, वो खत्म नहीं होगी। इन मेडिसिन से, जो मैंने 6 मेडिसिन की बात करी है, अगर आप इनको देते हैं तो पेशेंट की कैरियर स्टेट स्टेबल हो जाएगी। और इसको आप बाद में जब दोबारा आरटीपीसीआर अगर बाई चांस कराते हैं लगभग अबाउट 14 डेज आफ्टर, तो ये मान के चलिए आपको आरटीपीसीआर में चेंजेस दिखाई देंगे। अब ये तो एक लेवल हो गया था बात का कि यहाँ पर पेशेंट का SpO2 लेवल 94 से एबव ही था, 94 से डाउन नहीं हुआ था और पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे। आपने ये सारी दवाइयाँ दी, इससे इम्प्रूवमेंट आ गया। अब एक और सेट ऑफ सिम्टम्स की बात भी कर लेते हैं साथ में। अब एक और सेट ऑफ सिम्टम्स क्या है कि जो कफ है वो लगभग 4th to 5th डे के बीच में लूज कफ बनता चल, जो इनिशियली थोड़ा सा हल्का ड्राई कफ था अब वो लूज कफ हो जाएगा, और लूज कफ होगा तो बलगम आएगा। देयर विल बी एक्सपेक्टोरेशन, expectoration will be thick, it may or may not be yellow but it will be thick, then there will be cough will be spasmodic और पेशेंट के चेस्ट में पेन होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है क्योंकि यहाँ पर देयर इज कंजेशन इन चेस्ट एंड न्यूमोनिक स्टेट ऑफ द पेशेंट स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 4th डे ऑनवर्ड्स। तो 5th डे तक आते आते पेशेंट का हल्का सा न्यूमोनिक सिम्टम्स लगभग शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या आएंगे, दैट द कफ विल बी स्पैस्मोडिक, इट विल बी लूज, द एक्सपेक्टोरेशन विल बी थिक। पेशेंट को जब खांसी आ रही होगी तो पेशेंट को यहाँ पर पेन होने लग जाएगा चेस्ट के अंदर। अब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 5th डे ऑनवर्ड्स। कुछ पेशेंट्स के अंदर फोर्थ डे ऑनवर्ड्स भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर 5th डे ऑनवर्ड्स आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलने लग जाएंगे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इफ़ देर आर वेदर चेंजेस, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, वेल वेंटिलेटेड रूम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और या फिर पेशेंट के अंदर आरटीपीसीआर में अगर आपने सीटी वैल्यूज लगभग आपने 20 से बिलो देखी हैं, तो कभी कभी पेशेंट्स को जीआई सिम्टम्स भी शुरू हो जा रहे हैं, जिसमें डायरिया पेशेंट को शुरू हो रहा है। पर सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे ही पेशेंट आरटीपीसीआर करा लेता है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो जाता है, पेशेंट एलोपैथिक मेडिकेशन शुरू कर देता है, जो कि एक गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया है कि वो एजिथ्रोमाइसिन 500 लेगा, आइवरमेक्टिन एजिथ्रोमाइसिन 500 फॉर 5 डेज ओडी, देन आइवरमेक्टिन 12 फॉर 5 डेज ओडी। उसके साथ में वो फिर डॉक्सीफाइलिन अपने आप शुरू कर देता है, मल्टीवाइटामिन शुरू कर देता है, जिंक शुरू कर देता है, विटामिन सी शुरू कर देता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही वो एंटीबायोटिक शुरू करता है, उसका जो गट है, जो उसका डाइजेशन है, वो ऑलरेडी गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो 4th-5th डे पे वैसे ही डायरिया के सिम्टम्स आ रहे थे, लेकिन 5th डे ऑनवर्ड जैसे ही उसने दवाई शुरू करी, 2 दिन अगर उसने एंटीबायोटिक खा लिया, जिथ्रोमाइसिन 500 अलॉन्ग विद पैरासीटामोल फॉर फीवर, गाइडलाइंस के हिसाब से आज की डेट में मैक्सिमम एजुकेटेड लोग पैरासीटामोल 650 mg दिन में 3 बार के हिसाब से मिनिमम ले रहे हैं। अब आप समझिए, एंटीबायोटिक पेशेंट ने ले लिया है, पेशेंट ने एंटीपायरेटिक भी ले लिया है, एजिथ्रोमाइसिन ले ली पेशेंट ने और पैरासिटामोल ले ली। उससे क्या होगा, आपका गट इरिटेट हो गया। जैसे ही गट इरिटेट हो गया तो जो सिम्टम्स थे डायरिया वाले, वो डायरिया के सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी अ नंबर ऑफ जीआई सिम्टम्स, तो द कॉन्स्टिपेशन विल बी। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसी प्रॉब्लम को भी आपको देखना है, आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि होम्योपैथी हैज़ अ रोल टिल नाउ ऑल्सो। आप इसके ऊपर रिलाय मत करिए। इसके साथ में अब जब ऐसे सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं ना, जीआई सिम्टम्स भी शुरू हो गए दवाई खाने की वजह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, मैक्सिमम पेशेंट्स में जीआई सिम्टम्स आफ्टर मेडिकेशन शुरू हो रहे हैं, जिसमें गैस्ट्राइटिस एक बहुत बड़ा सिम्टम है, फिर डायरिया एक बहुत बड़ा सिम्टम है, ठीक है। उसके बाद पर्सपिरेशन, पेशेंट को क्योंकि पैरासीटामोल इतनी ज़्यादा खाने लग जाता है, 650 mg में दिन में 3 बार तक लेने लग जाता है, तो पर्सपिरेशन, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन पेशेंट को शुरू हो जाता है, और ड्राइनेस।
अब जैसे ही एजिथ्रोमाइसिन पेशेंट ने खाई 500 mg, फर्स्ट डे खाई, सेकेंड डे खाई, थर्ड डे तक आते आते जो लूज कफ था वो ड्राई कफ में कन्वर्ट हो जाएगा। कफ रिफ्लक्स उसका इंप्रूव नहीं करेगा, ड्राई कफ रहेगा, स्पैज्मोटिक कफ रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट रहेगा, सांस कफ जो जब पेशेंट को खांसी आ रही है तो उसके साथ साथ में उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ जाएगा, उसे सांस लेने में तकलीफ होगी। तो अब जो सिम्टम्स की जो एक लेवल है वो सिम्टम्स का लेवल यहाँ पर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आई एम नॉट सेइंग कि द पेशेंट इज नॉट कॉम्प्लिकेटिंग, नॉट एट ऑल, बट द पॉइंट इज दैट द पेशेंट इज गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ टेकिंग एक्सेसिव मेडिकेशन। I know that these medication is for patient's need as per the guidelines, पर उससे भी पेशेंट को दिक्कतें हो रही हैं और होती हैं। अब इसके साथ में पेशेंट काढ़ा पीने लग जाता है कि ये काढ़ा वो काढ़ा, इसे मिक्स करो उसके साथ मिक्स करो, उबालो उबाल के लो, और किसी ने दवा बता दी तो वो भी ले लो, घरेलू उपाय भी कर लो। अब जब when the patient is taking so much of medication, so you need to understand कि गैस्ट्राइटिस के symptoms तो आएंगे ही आएंगे। You cannot at a point of time ignore all those GI symptoms, and you cannot declare that every GI symptom is because of just the infection. Now इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेशेंट को समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई आपको ये सारे सिम्टम्स हो सकता है दवाइयों की वजह से या होम रेमेडीज़ की वजह से या काढ़े की वजह से आ रहे हों। सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स। अब नॉर्मली जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल रेमेडी आपने दी, टिंचर्स दिए, उसके साथ में आपने 2 दवाइयाँ गैस्ट्राइटिस की और जोड़ दी। आपने कार्बोवेज देने लग गए, आपने चाइना देने लग गए, आप लाइकोपोडियम देने लग गए, है ना। इफ इन केस रिक्वायर्ड तो बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन में मैंने ये भी देखा कि लोग जो है आयरिस वर्सिकुलर बहुत दे रहे हैं, ऐसा फोर्टिडा दे रहे हैं, कुछ लोग चाइना क्यू के ऊपर फोकस कर रहे हैं, है ना। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी मेडिकेशन बहुत ज़्यादा था, आपने उसके साथ में और होम्योपैथिक मेडिकेशन भी और ज़्यादा ऐड कर दिया। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी डेल्ट विद राइट नाउ इन दिस मैनर। आई एम नॉट सेइंग आई एम अ कंप्लीट क्लासिकल प्रैक्टिशनर, बट ऐसे केसेस के अंदर थिंग्स आर नॉट गोइंग टू डील इट लाइक दैट। अब करना क्या है, अब अगर आप ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के लेते हो, गैस्ट्राइटिस के भी सिम्टम्स लेते हो, तो आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन मिलेंगी, दैट विल बी नक्स वोमिका एंड पल्सेटिला। माइंड इट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जैसे ही आप ये सारे सिम्टम्स लेते हो आपको फिर से रेमेडीज मिलेंगी, दैट विल बी नक्स वोमिका एंड पल्सेटिला। द थर्ड रेमेडी ऑफ चॉइस विल बी ब्राइनिया एल्बा एंड द फोर्थ रेमेडी विल बी लाइकोपोडियम। अब एक माइल्ड कोविड स्टेट का पेशेंट था, 5th डे पे पहुंच चुका है, आपके पास सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। कौन कौन से सिम्टम्स हैं ऑन द 5th डे? लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ऑन द 5th डे सिम्टम्स क्या क्या हैं? देयर विल बी न्यूमोनिक सिम्टम्स बिकॉज और वो जिसकी वजह से उसे चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, SpO2 लेवल्स जो है पेशेंट के फ्लक्चुएट करने लग जाएंगे। इसके साथ में पेशेंट को लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल तो है ही। फीवर के सिम्टम्स जो थे आप वो धीरे धीरे सबसाइड करेंगे बिकॉज पैरासिटामोल 650 भी खा रहा है और भी चीज़ें खा रहा है। डाइजेस्टिव सिम्टम्स पेशेंट के बढ़ जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पेशेंट के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? देयर विल बी रेस्पिरेशन विल बी डिफिकल्ट, रेस्पिरेशन विल बी पेनफुल, और पेनफुल रेस्पिरेशन के साथ में पेशेंट को क्या होगा, ड्यूरिंग कफ जो है उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, एंड देयर विल बी रेस्पिरेशन डिफिकल्ट ड्यूरिंग कफिंग एज वेल। अब मेंटल सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब पेशेंट 5th डे पे पहुंचता है और SpO2 लेवल्स बिलो 94 फॉल करने लग जाते हैं, होम आइसोलेशन में रहता है, देयर आर वेरी पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम्स, एंड दोज मेंटल सिम्टम्स कौन कौन से हैं? लेट मी डिक्टेट। इट इज एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, देन देयर इज फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, क्या होगा कैसे होगा। देयर विल बी एंग्जाइटी अबाउट फैमिली, देयर विल बी फियर ऑफ डेथ, there will be anxiety about future, there will be insecurity, mental insecurity। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आने लग जाते हैं। अब आप अगर सोचते हैं कि आपको एक रेमेडी प्रेस्क्राइब करनी है, अगर आप एक जितने केसेस मैंने अभी तक डील किए हैं या मैं डील कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू एग्जैक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दोज केसेस। अब ऑन द 5th डे जब आपका SpO2 लेवल फॉल्स बिलो 94%, फ्लक्चुएट करने लग जा रहा है, ये चीज़ें 3rd डे ऑनवर्ड शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट कॉशियस रहता है। 5th डे ऑनवर्ड्स तो पेशेंट को फिर घबराहट होती है, एंड देन ऑल दीज सिम्टम्स दे कम अप। अब ऐसे केसेस में द रेमेडीज ऑफ चॉइस, जब आप ये सारे सिम्टम्स लेके चलोगे, इट विल बी grade 1 रेमेडी विल बी ब्राइनिया एल्बा नंबर 1, grade 2 विल बी पल्सेटिला।
grade 3 will be nux vomica, grade 4 will be lycopodium and grade 5 will be sepia. तो ये समझ लो इतनी सारी मेडिसिन में से मैं आपको जिस्ट बता रहा हूँ, अगर आप ये सारे सिम्टम्स उठाते हो तो, और अगर आप इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को इंक्लूड कर देते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो आपने जैसे ही यहाँ पे इंक्लूड किया कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पेशेंट को शुरू हो गए, द रेमेडीज ऑफ चॉइस विल बी नंबर 1 ब्रानिया एल्बा, नंबर 2 आर्सेनिक, नंबर 3 पल्सेटिला, नंबर 4 नक्स वोमिका एंड नंबर 5 लाइकोपोडियम। बहुत सारे ग्रुप्स पर मैंने डिस्कशन किया, बहुत सारे लोगों के संग बात करी, डॉक्टर्स के संग डिस्कस किया। आई केम टू अ कंक्लूजन कि अभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि हम वही बेलाडोना से, वही नक्सवोमिका से, वही ब्रायनिया से कैसे मरीज सही कर लेते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ रेमेडीज। टू बी रियली ऑनेस्ट, whoever is watching this video, if you are a homeopathic doctor, let me tell you very frankly, ये जो मेडिसिन हैं जो हमारे पास जो मेडिसिन हैं, इनका सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव या प्लस पॉइंट ये है कि इनके ऊपर क्लिनिकल वेरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, इनके नंबर ऑफ सिम्टम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो इनका स्फीयर ऑफ एक्शन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त ब्रॉड है। आई विल सेट यू एन एग्जाम्पल। अभी एक रिसेंटली एक पेशेंट जो था उसको कोविड-19 माइल्ड कोविड-19, पूरी फैमिली वॉज कम्प्लीटली कोविड-19 पॉजिटिव। अब उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई कि उसको लूज मोशंस हो रहे थे। इट वॉज कंप्लीट डायरिया, मतलब इट वॉज सो वाटरी डायरिया, और उसे हर 15 मिनट पर उसको मोशन जाना पड़ रहा था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज फॉर हर एंड देन शी कॉल्ड मी अप कि सर अब ऐसा ऐसा हो रहा है। नाउ इट इज़ द 5th डे और शुरू हो गया। सो इमीडिएटली आई सेड कि आप ऐसा करो, आप नक्स ओमेगा 30 सबसे पहले ले लो, मैंने आपको पहले से दे रखी थी। आई हैव प्रिपेयर्ड अ किट फॉर पेशेंट्स। तो मैंने उनसे कहा आप नक्स ओमेगा वाला बॉटल उठाओ, उसमें से 2 डोज ले लो। इट वॉज सो वाटरी, सुबह से पेशेंट ऑलरेडी 14 टाइम्स स्टूल मतलब मोशन के लिए जा चुका था, बाउल्स के लिए जा चुका था, एंड इट वॉज कंप्लीट वाटरी। एंड जस्ट आफ्टर गिविंग नक्स ओमेगा 30, जस्ट 2 डोजेस, 3rd डोज की जरूरत नहीं पड़ी, इट कंप्लीटली स्टॉप। और इतना ज़बरदस्त स्टॉप हुआ कि नेक्स्ट डे उसको मोशन नहीं आया, देयर वाज कंप्लीट ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन। उससे दिक्कत तो हुई पर शी वाज मोर कंफर्टेबल देन द वाटरी डायरिया। नाउ यू सी, दिस इज द पावर ऑफ अ पॉलीक्रिस्ट रेमेडी, दैट जस्ट आफ्टर गिविंग 2 डोजेस अ वाटरी डायरिया, जो उसने इतनी दवा खा ली थी, उसने एंट्रोक्विनोल भी खा ली थी, उसने नॉर्फ्लॉक्स टीजेड भी खा ली थी इसके लिए, और उसके बाद भी नहीं रुक रहा था, और ऑलरेडी उसको 6 घंटे हो गए थे, और सिर्फ नक्स ओमेगा की 2 डोज देने के बाद खाने 1 घंटे के अंदर उसका वाटरी डायरिया कंप्लीटली स्टॉप हो गया, बिल्कुल नहीं आया। सो दिस इज द पावर ऑफ अ पॉलीक्रिस्ट रेमेडी। सो whoever is watching this video, they should understand कि आप कितने भी स्टॉलवर्ड्स की बात इस समय सुनेंगे, आपको डिफरेंट रेमेडीज सुनाई देंगी, बट it is all about the symptoms. You should go for the symptoms of the patient. You should at least try to find out the symptoms of the patient. और जैसे ही आप प्रेस्क्राइब करेंगे ना, यू विल गेट रिजल्ट्स। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही नक्स ओमेगा दिया कंप्लीटली स्टॉप हो गया, अब ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन हो गया पेशेंट को। अब पेशेंट एंशियस था, पहले शुरू में कोई दिक्कत नहीं हुई, 5-6 घंटे शी वॉज कम्प्लीटली स्टेबल, शी वॉज फीलिंग वेरी रिलैक्स। और उसके बाद फिर रात में उसका 3 बजे मेरे पास फोन आया कि सर अब नो ब्लोटिंग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब क्या कर रहा है। तो जब ब्लोटिंग बर्दाश्त नहीं हुई तो आई सेड कि ओके नाउ इट्स बेटर यू टेक जस्ट सिंगल डोज ऑफ पल्सेटिला। तब उसने पल्सेटिला 200 की एक सिंगल डोज ली। पहले नेक्स्ट ओमेगा 30 दी थी 2 डोजेस, उससे इम्प्रूवमेंट आ गया था। देन आई प्रेस्क्राइब पल्सेटिला 200 अबाउट 8 आवर्स लेटर, जो कि रात को 3 बजे मैंने फ़ोन पे ही बोल दिया। उसने 2 डोज ली पल्सेटिला 200 की, और फिर सुबह जाके 7 बजे के आसपास उसको एक सिंगल मोशन आया। देन देयर वाज एक्सेसिव फ्लैटुलेंस, बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस उससे पास हुई, एंड देन शी वाज रिलैक्स्ड। सो you see, it's all about how you are taking a particular case. I'm not asking कि आप complete case taking कर डालो, पर जो बेसिक सिम्टोमेटोलॉजी है पेशेंट की, आप बेसिक सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से इफ यू आर डीलिंग विद अ केस ऑफ अ माइल्ड कोविड-19 एट होम, इट बिकम्स रियली इजी। मेंटल सिम्टम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन सच केसेस, एंड मेंटल सिम्टम्स के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंजाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। यू कैन नॉट लीव एंजाइटी ऑफ द पेशेंट एट एनी कॉस्ट। मैं दोबारा से बताऊंगा कौन कौन से सिम्टम्स हैं। नंबर 1 इज एंजाइटी, एंड दैट इज एंजाइटी अबाउट हेल्थ, वंस ओन हेल्थ, अपने बारे में, अपनी बीमारी को लेके हर पेशेंट एंशियस हो जाता है। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, क्या होगा, कैसे होगी, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये बीमारी मुझे कहीं ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, दैट इज फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज। इसके बाद
अनदर इज फियर ऑफ डेथ। अब ये 5th डे ऑनवर्ड शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आजकल इतनी न्यूज़ आ रही है, और एवरी डे यू आर गेटिंग अबाउट 2-3 न्यूज़ ऑफ समबडीज डिमाइस। आज कोई एक्सपायर हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड समडे सम अदर पर्सन। तो फियर ऑफ डेथ दोबारा से हो जाता है। देन एंग्जाइटी अबाउट फैमिली, मेरे परिवार का क्या होगा, दे शुड नॉट गेट इन्फेक्टेड। देन एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, अब आगे क्या होगा, मतलब मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। और मेंटल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यू कैन नॉट लीव मेंटल सिम्टम्स एट एनी कॉस्ट। और आप अगर मेंटल सिम्टम्स के ऊपर ध्यान रखते हुए फिजिकल सिम्टम्स को के ऊपर प्रेस्क्राइब करते हो, you will get best results out of that. And let me tell you frankly, as only the similar remedies as per the totality they are working. So today's discussion was all about कि अगर आप एक माइल्ड कोविड-19 के पेशेंट को देख रहे हो, तो इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप बायोकेमिक्स के ऊपर फोकस करो। इट इज़ नॉट ऑल नेसेसरी कि आप मदर टिंचर्स को के ऊपर फोकस करो, कि मल्टीपल मदर टिंचर्स लो और उसको मिलाओ और उसके बाद दो, एंड देन यू वेट टू गेट द रिजल्ट्स। you repeat it a frequent number of time. It is not necessary at all. आप सिर्फ चुपचाप रिलैक्स होके पेशेंट के सिम्टम्स को सुनो, पेशेंट की मेंटल स्टेट को समझो। जो मैंने मेंटल सिम्टम्स बताए हैं उनके ऊपर फोकस करो, जो मैंने फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करी थी उसके ऊपर फोकस करो, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट अ रेमेडी। एंड आई विल मेक श्योर कि अगर आप पेशेंट के इंडिविजुअल सिम्टम्स को डिजीज सिम्टम्स के हिसाब से ले रहे हो, तो यू विल गेट अ रेमेडी आउट ऑफ दोज 5। Number 1 will be arsenic, number 2 will be bryonia, then nux vomica, pulsatilla and lycopodium। ये 5 दवाइयों के इर्द गिर्द पेशेंट जरूर जाएगा, और जैसे ही आप उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करोगे, you will get results, and it is the easiest way to deal with a number of patients of COVID-19 right now, and homeopathy is working extremely beautifully. So I hope that in this discussion I have made many things clear, and I want young generation, young homeopaths, those who are watching this video, to understand that please, it is nothing like classical homeopathy. Homeopathy was always classical in its way, but you need to understand that every symptom of patient is more important rather than on what you are prescribing, but rather it's important that those symptoms and the intensity of symptoms are more important. आप उसके हिसाब से प्रेस्क्राइब करिए, मेंटल सिम्टम्स के ऊपर फोकस करिए, यू विल बी एबल टू मैनेज योर पेशेंट रियली वेल। लेकिन जो गाइडलाइंस की बात हमने बात करी थी कि आप 5th डे तक बहुत अच्छे से अपने पेशेंट को होम क्वारंटीन में मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद भी आप पेशेंट, अगर आपका पेशेंट का spo2 लेवल फॉल नहीं करता है, तो बियॉन्ड 5 डे भी आप बहुत अच्छे से पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर कि भाई पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन मॉडर्न मेडिसिन, और जो मॉडर्न मेडिसिन है, दे आर प्रेस्क्राइबिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रेमेडीज राइट नाउ। और जैसे जैसे जितनी नंबर ऑफ रेमेडीज वो प्रेस्क्राइब करते जाएंगे, उन मेडिसिन के भी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आएंगे, और स्पेशली डाइजेस्टिव सिम्टम्स या जीआई सिम्टम्स जो पेशेंट के हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे जीआई सिम्टम्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी नंबर ऑफ रेमेडीज और शॉर्ट होती चली जाएंगी। इट विल बी वेरी ईजियर टू प्रेस्क्राइब एंड यू विल गेट रिजल्ट्स। So I'm really thankful to Dr. Shikhar, and I hope I have made many points clear. If in case you have any questions, you can just ask me up directly on my Facebook ID, that is Dr. Chakshu Mishra. I have a YouTube channel where I regularly post videos. You can ask me questions there. So I'll be really happy to answer your questions. I'm leaving my WhatsApp number also for all of you, and my WhatsApp number will be I'll be writing it down here. You can just note down my WhatsApp number. If in case you have any questions, you can ask it from me directly. Okay, so that's it for today. We'll meet some other day. We'll discuss something more interesting. And I am a repertory person, so my evaluation will be repertorial in approach, and I'll be trying to find out a number of remedies for you so that you can have a number of remedies to choose from. Okay, so goodbye. Thank you.